First we will take your attendance. आज क्या डेट है? 14th. Today is 14th October. आयुषी चौधरी, हीर पटेल, प्रेजेंट सर। अतुल्य जोसेफ, प्रेजेंट सर। हर्ष गामित, टीशा रानी, प्रेजेंट सर। अनूप चौधरी, कोमल चौधरी, मैत्री पंचौली, प्रेजेंट सर। शुभने, करीना, वत्सल, कृषा बख्ता, हेतवी पटेल, प्रेजेंट सर। धीरज, भुवनेश्वरी, पलक चौधरी, प्रेजेंट सर। दीप गामित, नंद पटेल, निसर्ग पंचल, प्रेजेंट सर। करनवी, ख्याति, प्रेजेंट सर। प्रियांक, यस। शिव मिस्त्री, प्रेजेंट सर। हेत चौधरी, शिवम टेलर, भाविनी पटेल, प्रेजेंट सर। रित चौधरी, भावेश गामित, यस। यश गांगुड़े, हर्ष पटेल, कृष्णा गामित, रिया परमार, हर्ष वाघमरे। चलो अटेंडेंस इज ओवर। इतने ही बच्चे आए आज, बहुत कम आए, क्या बात है? हर्ष गामित। सर अनूप चौधरी। अनूप चौधरी, हर्ष हर्ष गामित, गामित। आयुषी चौधरी। आयुषी चौधरी आ गई। चलो, और हर्ष गामित। हर्ष गामित, ओके। और कौन रह गया? आज 14 ही पार्टिसिपेंट्स है, क्या बात है? कहाँ गए भाई सब? गरबे का तैयारी कर रहे हैं क्या, नवरात्रि की? हैं? सब लोग नवरात्रि के प्रिपरेशन में लग गए क्या अभी से? हैं बेटा? नहीं पता सर। फिर क्लास में क्यों नहीं आ रहे हो बेटा? क्लास तो अटेंड करना है, अपना सिलेबस तो पीछे रह जाएगा नहीं तो। 10th का एग्ज़ाम तो होगा ही ना, आपको उस दिन भी बताया था, फिर भी क्लास में नहीं आ रहे हो, क्यों? आधे बच्चे तो लगता है अभी से दिवाली घूमने की तैयारी कर रहे हैं। दिवाली का जिसको घूमने जाना था वो अभी अभी घूम के आ गए और नवरात्रि की तैयारियों में लग गए। अगर नवरात्रि की तैयारी नहीं कर रहे तो फिर क्या कर रहे हो? क्लास भी नहीं आ रहे। होमवर्क भी आपका रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं है। खाली टीशा रानी ने होमवर्क पूरा सबमिट करके भेजा था और किसी का भी होमवर्क अभी तक सबमिट नहीं हुआ है। आप लोग चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले रहे हो।
इस तरह का एटीट्यूड रखोगे तो दिक्कत हो जाएगी। अभी तक तो होमवर्क नहीं आ रहा था, अब तो बच्चे क्लास में भी नहीं आ रहे, तो अटेंडेंस का भी इशू आ सकता है। मेरे पास सारा रिकॉर्ड है, आप उसकी टेंशन मत लो। जितनी क्लासें मैंने ली है, मेरे पास एक एक डेट का, एक एक पॉइंट का, एक एक होमवर्क का सारा रिकॉर्ड मैंने लिख के रखा हुआ है। जो भी बच्चे फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, जब स्कूल चालू होगी उनका एक एक रिकॉर्ड उनको बताया जाए। तो इसलिए फॉर ग्रांटेड चीज़ों को ना ले। क्लासेस आपके बेनिफिट के लिए, इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। आपका सिलेबस होगा, आपका सिलेबस अच्छा होगा, रिवीजन करने का ज़्यादा टाइम मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो बिल्कुल भी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ना लें और क्लासेस को सीरियसली अटेंड करें। ठीक है, बहुत बच्चे सोच रहे हैं कि हम क्लास में नहीं आएंगे, होमवर्क नहीं करेंगे, हमारा कौन क्या बिगाड़ेगा। कोरोना ने सब जगह आफत मचा रखी। भाई कभी ना कभी तो स्कूल चालू होंगे ना, ऐसा तो नहीं है कि स्कूल परमानेंट बंद हो गए। स्कूल चालू तो होंगे ही होंगे। कई बच्चे खुराफाती दिमाग वाले होते, सोचते हम तो कुछ नहीं करेंगे, देखते सर क्या करते। सर क्या कर लेंगे। चलो आ जाओ, क्लास स्टार्ट करते हैं अब हम। आप किसी का अटेंडेंस नहीं लिया जाए। पटेल। हाँ, लेट क्यों आए बेटा? क्यों लेट आए? नाश्ता करता था ये था। नाश्ता करता था तो लेट हो गया। हाँ। ऐसे बहाने नहीं चलेंगे बेटा, टाइम पे आया करो। क्या नाम है? पटेल। हैं? जोर से बोलना, नाम तो बोल अच्छे से। नंद, नंद लिखा ही है सर, देखो। अच्छा अच्छा, नंद पटेल है। ओके। चौधरी सुपनाई। चौधरी शुभनय, ओके ठीक है बेटा। तो भाई आज लेट हो गया था इसीलिए मैंने, बाकी तो टाइम पे ही आता हूँ ना। हाँ बेटा, टाइम पे आया करो। क्लासेस आप लोगों के लिए, आपके बेनिफिट के लिए है ना। तो उसको अब बड़े हो गए हो ना आप लोग, 10th में आ गए हो। अब छोटे बच्चे थोड़ी है, फर्स्ट सेकंड के बच्चे होते हैं तो उनको समझाना पड़ता है, बेटा क्लास में आओ, होमवर्क करो। 5 मिनट लेट हुआ सर, 5 ही मिनट हुआ है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास से ध्यान रखना, ठीक है बेटा। चलो हाँ। अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। बस अब 11:15 तक लास्ट एंट्री है बेटा। 11, 11:15 के बाद मैं कोई अटेंडेंस नहीं लूँगा अब फिर, है ना। 11:15 के बाद कोई क्लास में आ रहा है तो फिर ना ही आए, अच्छी बात है। वैसे ही आपकी 45 मिनट्स की क्लास होती है, आप लोग सोचते हो हम 11:30 बजे आएँ, आराम से हमारा अटेंडेंस हो जाए और हम चले जाए। तो स्टार्ट करें। ठीक है, शाहरुख खान थोड़ी बनना है बेटा हमें, कोई शाहरुख खान का पिक्चर थोड़ी चल रहा है। एंट्री देंगे और अटेंडेंस हो जाएगा और एग्जिट हो जाएगा। स्टार्ट करें ऐसा बोला, स्टार्ट अच्छा, चालू अच्छा, करें ऐसा। हाँ चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर, दैट इज योर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, प्रीवियस होमवर्क जिन जिन बच्चों का नहीं आया वो सबमिट कर देंगे। आप लोग होमवर्क बिल्कुल भी सबमिट नहीं कर रहे, ठीक है। चलो, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर, दैट इज रिफ्लेक्शन। सर, हाँ बेटा, वो जो क्वेश्चन है वो आप हमको देने वाले थे। कौन सा पोर्शन? वो जो रिड्यूस हुआ ना, वो वाला। हाँ, जो पोर्शन रिड्यूस हुआ है वो मैं आपको भेजूंगा, लेकिन वो गुजराती में लिखा हुआ है एक्चुअली। वो इंग्लिश में उसका किसी को ट्रांसलेशन आता है करना अच्छे से? सर मैंने कर दिया, सर मैंने कर किसने किया है? मैं निसर्ग। निसर्ग ने। तो निसर्ग बेटा मेरे को सेंड कर देना, मैं सबको फिर भेज दूंगा, या आप ही भेज देना। हाँ। मेरे को भी भेज देना और फिर ग्रुप पे डाल देंगे अपन, है ना। ओके सर। हाँ, उसका ट्रांसलेशन करके देना। वो एक्चुअली पूरा गुजराती में आया है, मेरे पास पढ़ा है। करके मैंने टिक कर दिया है। अच्छा, टिक कर दिया है, ठीक है हाँ। बेटा। हाँ वो ओम स्लो निकल गया सर। अच्छा, ओम्स लॉ निकाल दिया इन्होंने, ओके। वो मेरे को एक बार लिस्ट मेरे साथ शेयर कर देना निसर्ग, ठीक है। हाँ। ओके। हाँ, हीर पटेल। सर हाँ बेटा बोलो। सर यूनिट 4 का सिलेबस। यूनिट 4 का सिलेबस हमारे कितने चैप्टर्स कवर हो गए अभी तक? वी हैव कवर्ड 2 चैप्टर्स, है ना। एक चैप्टर तो हमने इलेक्ट्रिसिटी कवर किया और दूसरा हमने मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। इलेक्ट्रिसिटी का आपका टेस्ट हो गया क्या पहले?
पहले कोई एग्जाम में आया है क्या? फिजिक्स का नो सर। नहीं आया ना? तो एक काम करें क्या, इलेक्ट्रिसिटी पूरा रख ले फिर, या दोनों चैप्टर रख ले? आप लोग बताओ कितना कवर कर सकते हो? सर इलेक्ट्रिसिटी। खाली इलेक्ट्रिसिटी रख ले फुल अच्छे से, पूरा इलेक्ट्रिसिटी, हाँ सर, इलेक्ट्रिसिटी बट Okay. क्वेश्चन है ना वो। ओके सर। है ना? इलेक्ट्रिसिटी सब लोग अच्छे से कवर कर लोगे ना? अच्छे से, बढ़िया से हमने पढ़ा हुआ है। रिड्यूस पोर्शन देना। हाँ, उसका भी रिड्यूस पोर्शन मैं आपको बता दूंगा। मेरे को एक बार लिस्ट बेटा भेज देना, ठीक है? सर ओके सर, अभी कर भेज देता देना। हूँ। हाँ, वो लिस्ट मेरे को भेज देना, फिर हम एक बार मिलके सिलेबस अच्छे से डिसाइड कर लेंगे, ठीक है? एंड सर केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। बायोलॉजी वाले फिर बायोलॉजी वाली मैम से पूछना, और केमिस्ट्री का केमिस्ट्री वाले सर को पूछना, या मैम जो भी पढ़ाते हैं। सर केमिस्ट्री के है ही नहीं। अभी नहीं आया तो क्या किया? अच्छा, केमिस्ट्री का कोई है ही नहीं अभी? क्यों? मैम तो थे ना आपके, अनेरी मैम थे ना केमिस्ट्री, कौन थे? छोड़ती हूँ उन्होंने। अच्छा अच्छा सर चलेगा ये। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ, तो कोई बात नहीं, आपके जो भी न्यू फैकल्टी आएंगे केमिस्ट्री के, या फिर केमिस्ट्री में जितना भी सिलेबस चला है आप उसके हिसाब से प्रिपेयर करके रखो। कितना सिलेबस चल गया केमिस्ट्री में आपका? 4 चैप्टर्स हो गए। अच्छा, 2 चैप्टर्स हो गए। हाँ, तो केमिस्ट्री का भी आप फर्स्ट चैप्टर सब लोग अच्छे से प्रिपेयर करके रखना, पहला वाला, ठीक है? यस सर। फर्स्ट चैप्टर अच्छे से तैयार कर लेना, और बायो वाली मैम को बायोलॉजी। बायो वाले मैम को पूछ लेना आप, जैसा भी वो बताए, ठीक है? ओके ओके सर। है ना? बायो कौन पढ़ा रहा है आपको? प्रियंका मैम। प्रियंका। हाँ, तो प्रियंका प्रियंका मैम। मैम को पूछ लेना, मैम सिलेबस का कैसा है, तो मैम आपको बता देगी, ठीक है? बाकी केमिस्ट्री का कोई टीचर नहीं है, तो मेरे ख्याल से केमिस्ट्री में आपको फर्स्ट चैप्टर ही रखेंगे, सेकंड वाला नहीं रखेंगे, क्योंकि अभी टीचर नहीं है ना, तो फिर एक ही चैप्टर पॉसिबल होगा, है ना? सर रिड्यूस पोर्शन भेज दो ना। हाँ बेटा, वो मेरे को लिस्ट भेज दिया गया निसर्ग ने। किसने भेजा? हाँ बेटा, और कोई डाउट है तो बताओ। नो सर, ऐसा कि अगर देखो लास्ट टाइम जब साइंस की टेस्ट हुई थी तो फिजिक्स का तो कोई क्वेश्चन, मतलब फिजिक्स का आया ही नहीं था, बायोलॉजी और केमिस्ट्री ही था। तो इस बार टीचर नहीं है केमिस्ट्री के, तो हो सकता है कि बायो और फिजिक्स में ऐसा। हाँ, इस बार फिजिक्स का पोर्शन ज्यादा रहेगा, केमिस्ट्री शायद ना भी पूछे, है ना? तो फिर फिजिक्स में 2 चैप्टर रख देंगे अपन, 2 चैप्टर रख दें फिर दोनों, या ज्यादा हो जाएगा 2 चैप्टर्स? एक ही चैप्टर बहुत है। सर फर्स्ट चैप्टर पूरा ले लो। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी पूरा ले लेता हूँ, A to Z इलेक्ट्रिसिटी पूरा कवर कर लेते हैं, ठीक है? अगर मैं तो चाहूँ ना तो बेटा इलेक्ट्रिसिटी पे ही आपका 50 मार्क का पेपर निकाल दो। आप लोग सोचोगे पूरा फिजिक्स ही फिजिक्स दिखाई देगा, ऐसा भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पे इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि खाली इलेक्ट्रिसिटी पे ही अगर चाहूँ तो 100 मार्क्स का पेपर निकाल दूँ सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पे। इतना वास्ट चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिसिटी, समझ रहे हो ना इस बात को आप? यस। हाँ, अगर खाली इलेक्ट्रिसिटी की बात करूँ तो हम इलेक्ट्रिसिटी पे 100 मार्क्स का पेपर फ्रेम कर सकते हैं, इतना बड़ा चैप्टर है आपका, इसलिए उसको अच्छे से कवर करो। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि ज़्यादा चैप्टर या ज़्यादा पोर्शन दे के फिर बच्चे परेशान हो, एक भी चैप्टर को अच्छे से ना पढ़ पाए। तो एक चैप्टर पढ़ो, अच्छे से कवर करो उसको, समझ रहे हो? तो हाँ सर। फिजिक्स में खाली हम फिर इलेक्ट्रिसिटी रख देते हैं, ठीक है? और अच्छे से पढ़ना, क्योंकि मैं बहुत अंदर से क्वेश्चंस पूछूंगा, ऐसे नहीं बार बार से पूछ लिए। अब मैंने बहुत डिटेल में आपको वो चैप्टर समझाया हुआ है, तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आएंगे, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आएंगे, और अच्छे वाले क्वेश्चंस भी पूछूंगा, ठीक है? उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना। चलो आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज योर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और कोई दिक्कत है तो बताओ बेटा, बाकी सब क्लियर है? यस सर। ओके बेटा। यस सर। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी का कितने बच्चों को लगता है सर एक बार रिवीजन करा देना चाहिए? कितनों को लगता है कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे को इस चैप्टर में, या फिर आप पढ़ लोगे अच्छे से? है बेटा, एक चीज मेरे को आपको ये भी पूछनी थी, क्योंकि क्लास में आपके बच्चे कितने हैं, टोटल स्ट्रेंथ कितना है? 40 के अराउंड है ना? 36। 36।
और क्लास खाली अटेंड कर रहे हैं 50% बच्चे, 18 स्टूडेंट्स ही आए देखो अभी मीटिंग में, 50% बच्चे ही क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो रेस्ट 50% क्या कर रहे हैं मेरे को ये नहीं पता चल रहा। वो खुद से पढ़ाई कर रहे हैं क्या, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं? करते होंगे सर, हमको क्या पता। अच्छा चलो ठीक है। हाँ तो मतलब फिर उनको भी बता देना जो मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे हैं, तो उनको भी आप लोग बता देना अपने फ्रेंड्स को कि फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से कवर करके रखे, सर ने सिलेबस बता दिया, इलेक्ट्रिसिटी पूरा पूछेंगे अच्छे से, ठीक है। चलो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, फिर नया चैप्टर ही स्टार्ट करते हैं अपन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लाइट क्या होता है। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन तो लाइट के फिनोमेना है। व्हाट इज द लाइट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बहुत बढ़िया, किसने बताया ये? बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड बेटा। क्या नाम है इसका? अनूप चौधरी, बिल्कुल सही जवाब अनूप। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, बिल्कुल सही जवाब दिया बच्चे ने। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है ना, बचपन में हम ऐसा पढ़ते थे कि लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है, हमें ऐसा ही पढ़ाया जाता था छोटी क्लास में जब हमें 8th-9th में थे, कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which enable us to see the different objects, which produces the sensation of sight। ऐसा छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है। लेकिन अब आप 10th क्लास में आ गए, ये डेफिनेशन भी गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जिससे हमें एक सेंसेशन मिलता है साइट का, जैसे कि आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स देखते हो अपनी सराउंडिंग में, है ना, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स आपको दिखाई देते हैं। तो कई ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो लाइट को एमिट करते हैं, कई ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो लाइट को एमिट नहीं करते। जो लाइट को एमिट करते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, है ना। जो लाइट को एमिट करते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। एक मिनट, ये पेन को क्या हो गया? These objects are known as luminous objects। ठीक है, अब मैं सन की बात करूं तो सन क्या है? सन भी तो सोर्स ऑफ लाइट ही है। यस सर। तो सन क्या है, ल्यूमिनस है कि नॉन ल्यूमिनस है, बताओ? ल्यूमिनस। ल्यूमिनस मीन्स वो लाइट को एमिट करता है। सपोज करो एक अंधेरा कमरा है, एकदम डार्क ब्लैक रूम, ठीक है। उस ब्लैक रूम में आप गए और आपने एक छोटी सी माचिस की तीली जलाई, ठीक है, छोटी सी माचिस की आपने एक तीली जलाई, तो पूरे रूम में आपने देखो लाइट की वो एनर्जी स्प्रेड हो जाती है। एक छोटी सी तीली की वजह से, माचिस की तीली जो आप जलाते हो डार्क रूम में, उसकी वजह से पूरे रूम में रोशनी आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ दिस ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का एक छोटा सा सोर्स ही काफी है पूरे रूम को एनर्जी देने। अब सन भी तो देखो सोर्स ऑफ एनर्जी है लाइट का, कितनी दूर से हमारे पास लाइट आती है, इतना डिस्टेंस ट्रैवल करके आती है, और हमारे अर्थ पे जब रीच करती है तो भी हमें पसीना पसीना आ जाता है, ठीक है। हाँ यस बेटा। तो होता क्या है, जब लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पे गिरती है, ठीक है, सपोज करो हमारे पास एक लाइट का सोर्स है
जिसमें से लाइट आपकी एमिट हो रही। और जब ये लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पे गिरती है तो वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देता है। जैसे कि आपके पास कोई बॉल पड़ा है यहाँ पे, या फिर कोई टेबल पड़ी है यहाँ पे, या फिर कोई चेयर पड़ी है यहाँ पे। डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे जब लाइट गिरती है तो वहां से दो फिनोमेना होते हैं लाइट के साथ। एक तो होता है रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है रिफ्रैक्शन। ये दोनों प्रोसेस एक साथ होती है। स्क्रीन दिखाई दे रही है ना सबको? है बेटा? यस सर। हाँ, फिर क्या इशू है बेटा? अनूप चौधरी, क्या हो गया? अभी किसी ने आवाज लगाई थी बीच में। व्हाट हैपेंड? ने बोला कि उसमें डिफरेंस क्या है। हाँ, अभी मैं बताऊंगा बेटा। अभी तो मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। अभी मैं दोनों में आपको डिफरेंस बताऊंगा कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, दोनों के बीच में क्या अंतर है ना। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, पहले हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप ये जानो कि ये दो प्रोसेस है लाइट के दो फिनोमिना है जो अकर होते हैं एक साथ। ऐसा नहीं है कि रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों प्रोसेस आपके सराउंडिंग में एक साथ पैरेलली होते रहते हैं। अब किसी भी सोर्स से जब आपकी लाइट गिरती है किसी ऑब्जेक्ट पे तो दो पॉसिबिलिटी होती है। पहली पॉसिबिलिटी क्या है? वो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाए, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि वो लाइट उस मीडियम के अंदर चली जाए और फिर मीडियम से बाहर आ जाए। तो जब लाइट हमारी उस मीडियम से रिफ्लेक्ट हो जाती है और वापस सेम मीडियम में आ जाती है, जैसे आपकी यहाँ पे लाइट है वो एयर से ट्रैवल हो रही और यहाँ पे टकराने के बाद ये वाली लाइट आपकी फिर से वापस आ गई सेम मीडियम में, तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। और कुछ पोर्शन होता है लाइट का वो मीडियम के अंदर चला जाता है, तो जो लाइट का पार्ट दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर जाता है, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो ऐसा दोनों फिनोमेना आपके ना साइमल्टेनियसली अकर होते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली रिफ्लेक्शन हो रहा है या खाली रिफ्रैक्शन हो रहा है। कुछ एनर्जी, देखो लाइट तो एनर्जी का एक फॉर्म, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब इसमें इलेक्ट्रिक वेव्स भी है और इसमें मैग्नेटिक वेव्स भी है। दोनों वेव्स को कंबाइन होकर ये एनर्जी आपकी ट्रैवल। तो जब ये एक लाइट की जो एनर्जी ट्रैवल होती है और किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हिट करती है तो इसके साथ दो ही पॉसिबिलिटी होती है। या तो ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, रिफ्लेक्ट का मतलब लाइट बाउंस हो जाती है सेम मीडियम, जैसे एयर से लाइट आ रही है और वापस बाउंस बैक होके एयर में ही चली गई, तो इस फिनोमेना को बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन। और जब एयर से लाइट आ रही है और इस टेबल के अंदर चली गई, कुछ एनर्जी इस टेबल के अंदर भी चली जाएगी, उस फिनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है, दोनों प्रोसेस जो होते हैं साइमल्टेनियस होते हैं। अब सपोज करो जब आपकी सनलाइट, आप जब पढ़ाई करते हो बोर्ड पे और सपोज करो आपके क्लासरूम का विंडो ओपन है, तो विंडो से सन की लाइट एंटर हो जाती है ना? और इस सन की लाइट की वजह से आप यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो। वो लाइट क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट एंगल से निकलती है, क्योंकि आपका पॉइंट सोर्स है, तो पॉइंट सोर्स से लाइट सब जगह निकलती है।
तो कुछ एनर्जी लाइट की आपके आँखों में आती है, कुछ एनर्जी यहाँ से टकराने के बाद फिर रिफ्लेक्ट होके आपकी आँखों में आती है, कुछ एनर्जी यहाँ से अंदर पास होके फिर बाहर निकल के आपकी आँखों में आती है। ठीक है, तो अलग अलग एंगल से आपके पास एनर्जी का एंट्री हो रही है। ठीक है, डिफरेंट एंगल से आपको एनर्जीज की एंट्री हो रही है। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों जो प्रोसेस है वो साइमल्टेनियस, ऐसा नहीं है कि किसी जगह पे रिफ्लेक्शन हो रहा है और रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, किसी जगह पे रिफ्रैक्शन हो रहा है रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। हाँ, ऐसा हम क्रिएट कर सकते हैं, वो पॉसिबिलिटी को हम क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम एक मिरर ले लें, सपोज करो हमने एक मिरर लिया और मिरर की एक सरफेस को पीछे से पॉलिश कर, मतलब आगे वाली सरफेस आपकी रिफ्लेक्टिंग है और पीछे वाली सरफेस आपकी पॉलिश्ड। ठीक है, तो जब भी लाइट फॉल होती है मिरर पे तो वो रिफ्लेक्ट बाउंस बैक होकर फिर से सेम मीडियम में आ जाता है। ठीक है, तो जब आपका सरफेस बहुत ज्यादा रिफ्लेक्टिंग होता है तो वहां पे आपका जो रिफ्रैक्शन होता है, मतलब रिफ्रैक्शन का मतलब आपकी जो लाइट दूसरे मीडियम में जो ट्रैवल करती है उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। वो हो जाता है अप्रोक्सीमेटली 0.001%, और 99.99% आपकी जो होती है वो रिफ्लेक्शन होती है। तो हम कह देते हैं कि भैया यहाँ पे तो रिफ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन असली में देखोगे तो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों हुआ, बट रिफ्रैक्शन का जो परसेंटेज है वो इतना कम है रिफ्लेक्शन के कंपैरिजन में। तो हम कह देते हैं कि जब भी लाइट किसी मिरर को टकराती है तो वो रिफ्लेक्ट होके फिर से आ जाती है। हम ऐसा नहीं बोलते कि वो रिफ्रैक्ट होके आ जाती है, हम ऐसा बोलते हैं वो रिफ्लेक्ट होके आ जाती है। क्यों हम रिफ्लेक्ट बोलते हैं? क्योंकि रिफ्लेक्शन का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू रिफ्रैक्शन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है। नहीं होना अलग बात है और कुछ परसेंट भी होना वो अलग बात है। प्रोसेस आपके दोनों हो रहे हैं, लेकिन अब आपको देखना है कौन सा प्रोसेस आपका डोमिनेट कर रहा है। जो प्रोसेस आपका डोमिनेट करता है हम उसका नाम वही दे देते हैं। कुछ बातें आपको समझ आने लगी होंगी मेरे ख्याल से, कुछ पॉइंट्स आपको क्लियर हो। तो हम जो सराउंडिंग में जितनी भी चीजें देखते हैं वहां पे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों चीजें अकर हो रही हैं। अब जैसे कि मैं बात करूं, सपोज करो मेरे पास एक जग है और इस पे मैंने पानी भरा हो। इसमें मैंने वाटर भर दिया और ऊपर से कोई लाइट आई सन की, ऊपर तक इसको मैंने पानी से भर दिया। ऊपर से सन की रेज आई तो सन की रेज, कुछ रेज आपकी मीडियम के अंदर चली जाएगी, कुछ रेज आपकी सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो जो रिफ्लेक्ट हो जाती है वापस सेम मीडियम, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। और जो रेज आपकी अंदर की तरफ मीडियम में चली जाती है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। नाउ इट डिपेंड्स ऑन प्रोसेस टू प्रोसेस कि कौन सा आपका जो फंक्शन है वो ज़्यादा डोमिनेटिंग। तो ये आपकी इंसिडेंट रे है, मतलब इसमें आपकी टोटल एनर्जी I can say that this is total incident energy। इसके दो पार्ट हो गए, एक पार्ट तो इधर चला गया और दूसरा पार्ट इधर चला गया।
तो अगर मैं इस टोटल एनर्जी को ई नाम दे दूँ तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, बिकॉज एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन सिंपली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. टोटल एनर्जी इज इक्वल टू E1 प्लस E2. क्योंकि लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है तो आई कैन से दैट जितनी टोटल एनर्जी आई वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई. पहला पार्ट है उसका रिफ्लेक्शन में चला गया और दूसरा पार्ट जो है उसका रिफ्रैक्शन में चला. समझ आ रही है आपको? चीजें एनालाइज हो रही है अच्छे से क्या हो रहा है सराउंडिंग्स? यस है ना? इसको बहुत अच्छे से समझो, आपको पता चलेगा. हाँ, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन बोथ द प्रोसेस आर साइमल्टेनियस. बच्चों को ना इतना कंफ्यूजन होता है इसमें. कई स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं, सर रिफ्लेक्शन होता है कि रिफ्रैक्शन होता है. मैं बोलता हूँ दोनों होता है बेटा. ऐसा नहीं है कि एक चीज हो रही है एक चीज नहीं हो रही. यू हैव टू आइडेंटिफाई विच इज द डोमिनेटिंग फैक्टर. दैट इज योर टास्क. सराउंडिंग्स में जो भी आप चीजें देख रहे हो वहां पे दोनों फिनोमेना हो रहा है साइमल्टेनियस लाइट के. और एग्जांपल्स लेते हैं. सपोज करो हमारे पास ये लाइट की एक रे. अगर हमारे पास एक लाइट हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? रे. मैथमेटिकल पार्ट है ना ये, तो आपको पता हो. अब बंडल ऑफ रेस कंबाइन होती है तो वो क्या बन जाती है? बंडल ऑफ रेस कंबाइन होती है तो ये क्या बन जाती है? इसको हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट. इसको क्या बोलते हैं? बीम ऑफ लाइट. सिंगल रे होती है तो उसको हम बोलते हैं रे ऑफ लाइट. अब इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं. आप जब टॉर्च जलाते हो, टॉर्च, आप सबके पास टॉर्च होता है मोबाइल में. तो टॉर्च की जो लाइट है उसमें से पूरी बीम्स निकलती है, उसमें से एक रे नहीं निकलती. टॉर्च में से क्या निकलता है? बंडल ऑफ रेज निकलती है. बीम ऑफ लाइट. इसको हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट. कभी भी लाइट की सिंगल रे आपको देखने को नहीं मिलेगी. सिंगल रे आपने कोई भी प्रैक्टिकल एग्जांपल में नहीं देखी हो. लेकिन हम जब फिजिक्स को स्टडी करते हैं तो फिजिक्स को समझने के लिए, उसको सिंपल बनाने के लिए हम सबसे पहले स्टडी करते सिंगल रे. क्योंकि सिंगल रे के साथ जो होगा वही बंडल के साथ भी होगा. ये बिल्कुल वैसी बात है कि अगर हमने एक को अच्छे से एनालाइज कर लिया, एक रे की हमने फिजिक्स अगर अच्छे से एनालाइज कर ली, तो हम जितनी भी रेज है उन सबके साथ एनालाइज कर सकते हैं. इसलिए हम फिजिक्स में सबसे पहले एक रे की स्टडी करते हैं. एक रे पे हम पूरी फिजिक्स एनालाइज करते हैं, फिर उसी को कंक्लूड करके हम बंडल के साथ भी वही काम करते हैं. ठीक है? तो डिफरेंट आपने ऑब्जेक्ट्स देखे होंगे, डिफरेंट आपने मीडियम्स देखे होंगे. और सबसे अच्छी ब्यूटी तो आपने सुबह देखी होगी, अर्ली मॉर्निंग. अर्ली मॉर्निंग में जब आप उठते हो तो आपने सनराइज देखा है सबने? सनराइज कितने बच्चों ने देखा? यस सर. सनराइज, सनसेट. तो जब आपका सनराइज होता है अर्ली मॉर्निंग में, तो आपने देखा होगा जब सनराइज हो रहा है आपको इसके नियर बाय एक ऐसा ऑरेंज कलर दिखाई देता है. नियर बाय रीजन में आपको यस सर. ऑरेंज. लाइट ऑरेंज कलर दिखाई देता है. तब येलो नहीं होता है, वो ऑरेंज टाइप कलर होता है. तो होता क्या है, जब आपका सनराइज होता है, जब भी आपका सनराइज हो रहा होता है, तो वहां पे भी दोनों फिनोमेना होते हैं. रिफ्लेक्शन भी होता है और रिफ्रैक्शन भी होता है.
अब रिफ्लेक्शन कैसे होता है भाई? जब आपकी लाइट्स आती है सन से, तो सन कहाँ पे है? सन तो आपका स्पेस में है ना, अर्थ के एटमॉस्फेयर में तो है नहीं। सन तो आपका सोलर सिस्टम में आता है, स्पेस में है। तो आपकी लाइट जो है स्पेस से ट्रैवल होके जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, ठीक है, देखो बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना है जब आप इसको अच्छे से एनालाइज करोगे। ये आपका सपोज करो अर्थ, और ये आपका सन। तो सन की जब लाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, तो यहाँ पे स्पेस में तो वैक्यूम होता है ना। यहाँ पे तो लाइट की स्पीड वही रहती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जब ये एनर्जी, सन की एनर्जी जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत सारी लेयर्स होती है, आपने पढ़ा होगा, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, है ना। बहुत सारी लेयर्स होती है अर्थ के एटमॉस्फेयर, और डिफरेंट लेयर्स का डिफरेंट काम होता है। सन में तो बहुत सारी एनर्जी होती है, यूवी रेज होती है, गामा रेज होती है, बस तरह की रेज इसमें से निकलती है। तो सारी जो रेडिएशंस होती है सन की यूजफुल नहीं होती, कुछ पार्ट यूजफुल होती है और कुछ पार्ट यूजफुल नहीं होती। तो वो लेयर से फिल्टर होती हुई आती है। तो कॉन्टिन्यूस इसका है ना, कॉन्टिन्यूस रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन कॉन्टिन्यूसली चलता होता है। डिफरेंट लेयर्स में जब लाइट एंटर करती है, तो उसका रिफ्रैक्शन भी होता है, रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है, रिफ्लेक्शन भी होता है। दोनों फिनोमेना आपके हो रहे होते हैं। रिफ्लेक्ट भी होती है, रिफ्रैक्ट भी होती है, रिफ्लेक्ट भी होती है, फिर रिफ्रैक्ट भी होती है, फिर रिफ्लेक्ट होती है, फिर रिफ्रैक्ट। इस तरह से आपकी जो लाइट है दोनों फिनोमेना से होती हुई गुजरती है। तो जब हमें सनराइज और सनसेट जब हम देखते हैं, तो वहां पे जो ऑरेंज कलर दिखाई देता है, ऑरेंज कलर इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वो वाला कलर आपका डोमिनेटिंग हो जाता है उस टाइम, है ना। हमें पता है ना, विबग्योर सबने सुना होगा, ठीक है। तो अब बहुत सारे फैक्टर्स इसमें आ जाते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अलग अलग कलर्स की वेवलेंथ अलग अलग होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। तो कौन सा कलर हमें दिखाई देता है वो डिपेंड करता है कि उस टाइम कौन सा कलर आपका डोमिनेटेड है। लेकिन अगर मैं प्रोसेस की बात करूं, तो जिस प्रोसेस से आपको ये सब कलर्स दिखाई देते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये इन दोनों प्रोसेस का ही कमाल है। ये दोनों प्रोसेस ही एनेबल करते हैं कि हमें सनराइज और सनसेट में डिफरेंट टाइप के जो कलर्स है वो दिखाई देते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये। इसके अलावा आपने देखा होगा, जब हम डार्क रूम में जाते हैं तब हमें कुछ नहीं दिखाई देता, है? एक आपके पास जो डार्क रूम है, उसका एग्जांपल मैं फिर से लेता हूँ। जब आप डार्क रूम में एंटर होते हो तब हमें कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन अगर उस डार्क रूम में कोई छोटा सा होल कर दे, एक छोटा सा होल कर दे, तो लाइट वहां से पास हो जाती है, फिर हमें सब दिखाई देता है। कहने का मतलब ये है कि लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जिसको ट्रैवल होने के लिए छोटा सा पाथ भी चलेगा। एक छोटे से पाथ में भी वो एंटर हो जाती है और पूरे रूम में वो अपनी एनर्जी को स्प्रेड कर देती है, ठीक है। जब आप डार्क रूम में होते हो और एक छोटा सा होल भी अगर आप उस रूम में कर दो, तो वहां से वो लाइट एंटर हो जाती है, ठीक है। सिमिलरली एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल आपने देखा होगा, जब आप रोड पे वॉकिंग करते हो, रोड पे जब आप वॉक करते हो। यस बेटा, कौन है? हाँ बेटा बोलो। सर आगे वाला फिर से एक्सप्लेन करना ना। अच्छा, रूम वाला।
देखो रूम में क्या होता है ना, डार्क रूम है आपका, आपने पूरे रूम को पैक कर दिया, ठीक है, पूरे रूम को आपने ऐसे पैक करके रखा, यहाँ पे कोई भी लाइट का सोर्स नहीं, पूरा डार्क अंधेरा रूम, और जब आप छोटा सा होल कर दो इसकी दीवार में तो लाइट वहां से एंटर हो जाएगी, होएगी कि नहीं होगी? ये तो जब लाइट वहां से एंटर होएगी तो पूरे रूम में उसकी एनर्जी स्प्रेड नहीं हो जाएगी? हो जाएगी सर। तो वही तो मैं बता रहा हूँ कि लाइट को ट्रैवल करने के लिए एक छोटा सा पॉइंट भी इनफ है, छोटा सा पॉइंट भी लाइट को ट्रैवल करने के लिए इनफ। अच्छा, बचपन में हमने सबने एक चीज करी होगी, जब हम रोड पे चलते हैं तो ऊपर से लाइट गिरती है तो हमारी शैडो बन जाती है इधर, ऊपर से हमारी खोपड़ी पे लाइट गिरती है तो नीचे जमीन पे शैडो नहीं बनती? बनती है। हाँ, और मैथ्स में आपको यही चीज पढ़ाई जाती है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। सपोज करो आपकी हाइट है h मीटर, तो निकालो शैडो का लेंथ कितना होगा, समझ आया? तो ये भी लाइट का ही कमाल है, लाइट की वजह से ही आप ये सारी चीजें देख पा। अच्छा, और एग्जांपल लेते हैं, एक इंटरेस्टिंग चीज आपने करी होगी, सबने एक मैग्नीफाइंग ग्लास तो देखा ही होगा, और मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे हमने एक पेपर को रख दिया। अब जब सन की लाइट इस पे पड़ती है, ये सब एक्सपेरिमेंट हम बचपन में करते थे, करे होंगे आप लोगों ने भी, जब सन की रेज इस पे पड़ती है तो वो लाइट इस पे फोकस हो जाती है, जितनी भी लाइट्स आ रही होती है सारी की सारी फोकस हो जाती है। आपने क्रिश में भी देखा होगा, क्रिश 3 सबने देखी है? यस सर। उसमें भी इस तरह से वो लाइट को फोकस करते क्रिश के ऊपर, और जब लाइट को हम किसी भी लाइट को फोकस करते हैं तो वो उसमें से आग निकलने लगती, वो पेपर आपका जल जाता है। सिमिलरली जब एनर्जी आपके स्कैटर्ड फॉर्म में है तब वो किसी काम की नहीं है, लेकिन जब आप उसको फोकस कर देते हो किसी पॉइंट पे तो उसका रिजल्ट बहुत खतरनाक निकलता है। यही होता था क्रिश मूवी में भी, आपने देखा होगा कि उसके जो पापा होते हैं उसके पास वो डिफरेंट मैग्नीफाइंग ग्लास जैसे पेन्स होते हैं, वो पेन की हेल्प से जितनी भी लाइट है उसको क्रिश पे फोकस कर देते हैं और क्रिश की बैटरी हो जाती है चार्ज और वो जिंदा हो जाता है, ठीक है? तो कहने का मतलब है कि सारा का सारा कमाल आपका लाइट का ही, चारों तरफ हमें क्या दिखाई दे रहा, लाइट ही दिखाई दे रही। चलो क्लास ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएगा, ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हम कल डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को आगे लेके जाएंगे, ठीक है बेटा? आज हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, टुमारो वी विल डिस्कस मोर। हाँ बेटा। हेलो। हाँ यस बोलो। जो लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है वो रिफ्रैक्शन। हाँ, जो लाइट मीडियम के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है वो रिफ्रैक्शन होता है, और जो लाइट सेम मीडियम में वापस बाउंस बैक हो जाती है वो रिफ्लेक्शन। Sir, हाँ बेटा। sir, means we can say that reflection is the bouncing back of light. हाँ, रिफ्लेक्शन मीन्स बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, Okay. एंड रिफ्रैक्शन मीन्स बेंडिंग ऑफ लाइट। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जैसे एयर से वाटर में जा रही है, या एयर से कैरोसिन में जा रही है, एयर से पेट्रोल में जा रही है, एयर से बुक में जा रही है, एयर से ग्लास में जा रही है, तो जब लाइट दूसरे मीडियम में जाती है तो हमेशा वो लाइट बेंड हो जाती है। द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, दैट इज नोन एज रिफ्रैक्शन। हम बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है, खाली मैं एक एक चीज़ आपको लिखवाऊंगा, उसकी टेंशन मत लो आप, ठीक है बेटा? ओके, चलो।